अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों का लास्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन करनी है, सिंथेसाइज प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करना है, उसके बाद उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करनी है। और मैंने आज आप लोगों को असाइनमेंट भी देनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो मैं पूछ लूँ? जी पूछिए। सर वो जो पिछला एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर कैरिंग आउट द ब्लैंक डिटर्मिनेशन? इसका क्या मतलब है सर? कैविंग आउट यस सर। ब्लैंक हम इसलिए रन करते हैं ताकि हमें इनिशियल का पता चल जाए कि इनिशियल क्या है। उसके बाद जिस वक्त आप लोगों का रिएक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में उसमें क्या चेंज हासिल हुआ है, क्योंकि जिस वक्त चेंज रिजल्ट में चेंजिंग आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को इनिशियल चीज़ से किसी और चीज़ में कन्वर्जन हुई है, जिससे इंडिकेशन होती है कि आप लोगों का रिएक्शन हो रहा है। ब्लैंक का बेसिक पर्पज़ ये होता है, वो आप लोगों को इनिशियल रिजल्ट देता है। उसके बाद फिर जिस तरह आप लोग रिएक्शन करते जाते हो तो उसके साथ ही उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के साथ आप लोगों के पास इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। और जिस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनेगी तो उस कंडीशन में इनिशियल वाले जो वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट भी होती है। तो बेसिकली ब्लैंक जो सैंपल होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि आप लोगों का रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप लोगों का हर दफ़ा रिजल्ट ऐसा ही आता है जिस तरह ब्लैंक का आया था तो उस कंडीशन में वो ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों का रिएक्शन ही नहीं हो रहा। और अगर उस ब्लैंक सैंपल सॉल्यूशन से आप लोगों का जिस डिफरेंट इंटरवल के बाद आप लोग चेक करते हो तो उस कंडीशन में उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हासिल होता है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए हम ब्लैंक सबसे पहले ब्लैंक रिजल्ट जो है वह कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर टाइम के साथ उस पर में चेक करते हैं मॉडिफिकेशन कितनी हो रही है। सर जो ब्लैंक रिजल्ट है वो हम्म, रिजल्ट जो हम मतलब वो रिएक्टेंट स्पीशी का होगा, यानी कि टोटल रिएक्टेंट स्पीशी जिस वक्त रिएक्शन ही नहीं हुआ है। ओके सर। जी अहमद जिया, अहमद जिया, अलिशबा, प्रेजेंट सर। आमना बीबी, आमना जावेद, अनम इम्तियाज, प्रेजेंट सर। अरफा अबरार, प्रेजेंट सर। आयशा ताहिर, फराज याकूब, हमजा अली शान, हमजा जावेद, हसनत अब्बास, जुनैद अहमद रब्बानी, कलसुम एजाज,
खालिद हुसैन, Yes, sir. मारिज रसूल, Yes, sir. माहम एजाज, माहम एजाज, मरियम जारिफ, मोहम्मद हसीब शाहिद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद कासिम, मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ हुसैन, Yes, sir. निदा नदीम, साद अमजद, सादिया कयूम, Present. सफ़ा इदरीस, शाहजेब जमान, Yes, sir. सिदरा नज़ीर, Yes, sir. वकार अनवर, ठीक है वकार, आपकी अटेंडेंस हो गई है। ज़ुनैरा जावेद, राफिया कमल, Present. मसनूना कासी, Yes, sir. हाफिज मोहम्मद इबरार, महानूर भट्ट, जोहा यासीन, झांजेब, आयशा अफ्तार, Yes, sir. इनायतुल्लाह, उमर हयात, अज़ल्फा फैसल, Yes, sir. तौसीफ अहमद, रिमशा सईद, ज़ारा फारूक, किंजा खालिद, सर मेरी लगा दें ज़ारा प्रेजेंट। ज़ारा फारूक, यस सर प्रेजेंट। सर तौसीफ अहमद प्रेजेंट। ठीक है, तौसीफ आपको लगा दिए। इसके बाद ओके किंजा सर, थैंक खालिद, यू। मोहम्मद behzad अनवर, प्रेजेंट सर प्रेजेंट। मोहम्मद उमर तुफैल, सर मेरी लगा दें फराज। फराज आपकी भी होगी। आज का आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको रिक्रिस्टलाइज करना है, यानी कि उसको आप लोगों ने प्योर फॉर्म में हासिल करना है। रिक्रिस्टलाइजेशन का बेसिक पर्पस, क्योंकि
ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट जो है वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों के पास इसमें साल्ट बनता है और इस साल्ट को आप लोगों ने प्योर फॉर्म में हासिल करना है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन किस तरह आप लोगों को प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि हर कंपाउंड का, हर मटेरियल के सल्यूबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है, या ये कह सकते हो कि हर कंपाउंड की सल्यूबिलिटी सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। और ये भी आप लोगों को पता है कि सबस्ट्रेट या सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हर सल्यूट के दरमियान डिफरेंट टाइप की होती है, कि कुछ के दरमियान सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, कुछ के दरमियान कम होती है या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होती है। जिस वक्त आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हो उस कंडीशन में बेसिकली सल्यूट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होती है, जिसकी वजह से सल्यूट के साथ कंबाइन होता है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता है। क्योंकि ये मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी पढ़ाया था, आप लोगों के पास दो तरह की क्रिस्टलाइजेशन, जिस अगर सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी थी। एक में जो है सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होकर अलग-अलग हो रहा था, डिफरेंट कंपोनेंट में डिज़ोल्व यानी कि बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो रहा था, और दूसरा था कि सल्यूट के साथ मिक्सअप होकर क्रिस्टलाइजेशन प्रोडक्ट जो है वो बना रहा था। और ये आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है ये वो है जिसमें आप लोगों के पास इनिशियल सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में से सल्यूट के साथ इंटरेक्ट करके आप लोगों के पास लार्ज साइज में सल्यूट प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करता है। और वो सल्यूट जो है आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, यानी कि उसमें स्पेसिफिक एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ होती है। अब हर सल्यूट की इंट्रैक्शन सल्यूट के साथ डिफरेंट होती है, इस वजह से उनके जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो भी डिफरेंट ही हासिल होती है। जिस वक्त आप लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हो, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद आप लोग कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हो, प्योर फॉर्म में हासिल करते हो, क्योंकि इसके बेसिक स्टेप हैं जिसमें आप लोग कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हो। सबसे पहला काम होता है कि आप लोगों ने कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, और उसके लिए आप लोग डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करते हो। वो डिपेंड करता है कि आप लोग रिएक्शन किस इन्वायरमेंट के अंदर लगा रहे हो, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को उस वक्त हासिल होती है जिस वक्त आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होता है कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, क्या आप लोगों को उसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा है कि अगर आप लोग इन्वायरमेंट का चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास दो प्रोडक्ट भी हासिल हो सकते हैं और सिंगल प्रोडक्ट भी हासिल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों ने कोई भी कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है रिएक्टेंट से, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सकता है या रिएक्शन जो है वो टेक टाइम टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट जो है वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए आप लोगों को टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। जिस तरह अगर आप लोग एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो किसी भी इनहाइड्राइड के साथ, अगर आप लोग उसको हीट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास साइक्लिक प्रोडक्ट हासिल होता है, और अगर आप लोग उसको हीट नहीं करते तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ओपन चेन प्रोडक्ट हासिल होता है। इसी तरह जब भी कोई भी
आप लोग रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज हासिल करते हो कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं है। आप लोगों को इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग नॉलेज किस तरह हासिल करते हो, आप लोग डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल जो है वो पढ़ते हो, वो स्टडी करते हो और उसको से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करते हो। उस चीज़ से आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आप लोगों ने इस रिएक्शन को किस इन्वायरमेंट में लगाना है। क्योंकि बाद ऐसे रिएक्शन होते हैं जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होते हैं, बाद जो है ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आप लोग ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर लगा सकते हो, बाद ऐसे होते हैं जिनको आप लोग ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लगाते हो। और इन एटमॉस्फेयर का भी रिएक्शन पर काफ़ी अफेक्ट होता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि अगर आप लोग उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन को लगाते हो तो उस कंडीशन में वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जब भी हम किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप लोगों ने उसको किस इन्वायरमेंट में रिएक्शन को लगाना है, उसके लिए टेम्परेचर भी रिक्वायर है या नहीं है, आप लोग किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिटरेचर सर्वे से हासिल होती है। जिस वक्त आप लोग कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लेते हो उसके बाद दूसरा आप लोगों का स्टेप होता है कि आप लोगों ने उस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करना है। अब ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों का रिएक्शन कंप्लीट ना हुआ हो और उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट की बाकी बच गई हो, क्योंकि आप लोग प्योर फॉर्म में कंपाउंड को हासिल करोगे तभी उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि ये आप लोगों का इस तरह का कंपाउंड है और इसके ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, इस तरह हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। अगर उसमें रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही अमाउंट होंगी तो उस कंडीशन में आप लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रोडक्ट को फिर आप लोगों ने फर्दर इस्तेमाल करना होता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। जिस तरह डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंटी कैंसर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या डाइज को डिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम प्रोडक्ट को फिर फर्दर डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने उस कंपाउंड को जो आप लोगों ने पहले स्टेप में सिंथेसाइज किया है, सेकंड स्टेप में उसको आप लोगों ने प्योर फॉर्म में हासिल करना है। और प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए या तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसके साथ उसमें सॉल्वेंट जो है वो भी एक्सेस अमाउंट में यूज़ होता है, या ये कह सकते हो आप लोग उसमें ज़्यादा केमिकल का वेस्ट करते हो। उसके बाद दूसरी आसान और सिंपल टेक्निक है रिक्रिस्टलाइजेशन की, कि आप लोग कंपाउंड लेते हो, उसको सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हो, उसके बाद उसको हीट करते हो, उसके बाद डिज़ोल्व करने के बाद हीट करने के बाद आप लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो, उसके बाद उसमें को फ़िल्टर करते हो। और फ़िल्टर इसलिए करते हो कि उसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल बचा तो नहीं है, अगर बचा हुआ है तो आप लोग फ़िल्टर आउट करके उसको रिमूव कर देते हो, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल रिक्रिस्टलाइजेशन में इशू जनरेट करता है, क्योंकि बेसिक यूनिट उस सॉलिड पार्टिकल के सराउंडिंग में अटैच होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हम पहले उस पार्टिकल को रिमूव करते हैं और उसके बाद पर बेसिक यूनिट जो हैं वो एक दूसरे में या सल्यूट एक दूसरे के साथ मर्ज होकर प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं। अब आप लोगों के पास प्योर फॉर्म में कंपाउंड हासिल हो गया, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट में उसको करेक्टराइज करवाते हो। आप लोग बताते हो
कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म में हासिल हो गया है, और उसके लिए आप लोग डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हो। कि आप लोग उसकी कंडक्टिविटी चेक करते हो वो कंडक्टर है या नहीं है, आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ज़रिए उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हो, आप लोग XRD के ज़रिए उसकी क्रिस्टलिनिटी के बारे में बताते हो, क्योंकि आप लोगों के पास कंडक्टिविटी के ज़रिए ये पता चलता है कि कंपाउंड जो है वो उसमें से करंट जो है वो फ्लो कर सकता है या नहीं, क्योंकि मोस्टली अगर मेटल का कंपाउंड होगा तो जाहिर है उसमें आयंस मौजूद होंगे। ठीक है, और आयन की मूवमेंट की वजह से आप लोगों के पास करंट जो है वो आसानी से फ्लो कर सकता है, और उससे इंडिकेशन होती है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर आयंस जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के ज़रिए आप लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप लोगों के प्रोडक्ट के अंदर जो आप लोगों को प्रोडक्ट हासिल हुआ है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके बाद XRD, ये टेक्निक जो है आप लोग डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट टेक्निक ही यूज़ करते हैं। अब हर कंपाउंड के लिए ये सारी टेक्निक हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के सिंथेसिस होती है, कुछ मटेरियल से रिलेटेड होती है, कुछ ऑर्गेनिक होती है, कुछ इनऑर्गेनिक रिलेटेड होती है, कुछ जो है नैनो पार्टिकल होते हैं। तो हर कंपाउंड के लिए, हर मटेरियल की सिंथेसिस के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके बाद XRD है जिसको हम एक्स-रे डायफ्रैक्शन भी कहते हैं। अब एक्स-रे डायफ्रैक्शन आप लोगों ने स्टडी की हुई है PC2 के लेक्चर में। अलिशबा सैफ, अलिशबा Yes, सैफ, sir. जी अलिशबा, Yes, sir. ये Yes, sir. एक्स-रे डायफ्रैक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? Mm. ये हमने सेकंड लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि आप लोगों को XRD जो है वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जी अज़ल्फ़ा फैसल, XRD टेक्निक जिसको हम एक्स-रे डायफ्रैक्शन करते हैं, ये आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है आप लोगों ने जो बनाया है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है या इमार्फस इन नेचर है। उसमें एटम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज्ड हैं या रफली अरेंज हैं, रेंडमली अरेंज हैं। इसके बारे में आप लोगों को XRD के ज़रिए पता चलता है। अब ये एक्स-रे डायफ्रैक्शन XRD जिसको हम कहते हैं, ये दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल XRD टेक्निक और दूसरी होती है पाउडर XRD टेक्निक। सिंगल क्रिस्टल XRD टेक्निक उनके लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो निडल लाइक फॉर्म में हासिल होता है। निडल लाइक यानी जिस तरह सुई होती है, आप लोगों को बारीक सी लॉन्ग साइज में आप लोगों के पास निडल जिस तरह अपेयर होती है, इसी तरह का अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है तो उसके लिए हम सिंगल क्रिस्टल XRD टेक्निक यूज़ करते हैं। और सिंगल एक्स-रे डायफ्रैक्शन जो है ये प्रोवाइड कर देती है कि एटम्स की पोजीशन क्या है, एटम्स के दरमियान बॉन्ड एंगल क्या है, एटम्स की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, कि इसका एटम के साथ दूसरा एटम कौन सा अटैच है, दूसरे के साथ तीसरे कौन सा एटम अटैच है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को सिंगल
क्रिस्टल XRD के ज़रिए हासिल हो जाती हैं। और पाउडर XRD आप लोगों को जस्ट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है या पाउडर इन नेचर है या अमॉर्फस इन नेचर है। अगर क्रिस्टलाइन है तो वो हाईली क्रिस्टलाइन है या उसमें स्मॉल क्रिस्टलाइन नेचर मौजूद है। इसके बाद आप लोग FTIR टेक्निक करवाते हो। FTIR टेक्निक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। आप लोगों का कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है या नहीं है। आप लोगों के कंपाउंड के अंदर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। इन फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हम FTIR टेक्निक के ज़रिए करते हैं। इसके बाद हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस मौजूद है या नहीं है। आप लोगों के कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हैं या नहीं। अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद होंगे तो उस कंडीशन में कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगी, और जिस वक्त कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगी तो उस कंडीशन में उसकी आइडेंटिफिकेशन हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए कर सकते हैं। जिस वक्त हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कंपाउंड को रन करते हैं, अगर उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ज़्यादा वेवलेंथ पर हासिल होती है तो उसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस ज़्यादा है, और अगर उसकी वैल्यू लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम वेवलेंथ पर हासिल होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस कम है। और अगर आप लोगों के कंपाउंड जो है उसकी पीक यूवी विजिबल रीजन में नहीं लाई करती तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। इसके बाद टेक्निक आप लोग यूज़ करते हो NMR, क्योंकि हम जब भी किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली टेक्निक हम जो यूज़ करते हैं वो TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आप लोग वो कंपाउंड को राइज करवाते हो डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ, जिसमें आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी और प्रोडक्ट स्पीशी दोनों का स्पॉट जो है वो लगाते हो, यूज़ करते हो, और उसके बाद उसको राइज करवाते हो। वो आप लोगों के पास बेसिक टेक्निक होती है जिसको आप लोग रिएक्शन जिस वक्त आप लोगों का हो रहा होता है उसी वक्त आप लोग कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे होते हो। उसके बाद आप लोगों के पास जिस वक्त वो प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाता है उसके बाद आप लोग सेकंड पॉइंट करते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो। प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो और उस प्रोडक्ट के मेल्टिंग पॉइंट को मैच करते हो कि आप लोगों का रिएक्टेंट स्पीशी में से किसी रिएक्टेंट के इक्वल तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हासिल नहीं हो रहा है। अगर उनके इक्वल उसका मेल्टिंग पॉइंट हासिल नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप लोगों को डिफरेंट चीज़ हासिल हुई है, क्योंकि वो रिएक्टेंट स्पीशी नहीं है, कोई और ही स्पीशी आप लोगों के पास हासिल हुई है। उसके बाद आप लोग FTIR टेक्निक करवाते हो, और FTIR टेक्निक से ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को हासिल हो जाती है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से मौजूद हैं, कि OH ग्रुप मौजूद है या नहीं है, फिनोलिक ग्रुप है या नहीं है, कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं है, अमाइनो ग्रुप है या नहीं है, हेलोजन अटैच है या नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में आप लोगों को FTIR इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। उसके बाद हम जो है अगर आप लोगों के पास मटेरियल है, यानी कि ऐसा
चीज़ है जिसमें आप लोगों ने नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए हैं या उसके कंपोजिट सिंथेसाइज किए हैं, तो उनके लिए हम XRD टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हमें उनके क्रिस्टलिनिटी के बारे में पता चल जाता है। और अगर आप लोगों ने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया है तो उसके लिए हम फिर NMR करवाते हैं। NMR जो है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, उसकी अब्रीविएशन है। और NMR टेक्निक आप लोगों को ये बता देती है कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, और इसको हम कहते हैं प्रोटॉन NMR टेक्निक। इसी तरह हमारे पास कार्बन 13 NMR टेक्निक होती है, वो हमें ये बता देती है कि आप लोगों के कंपाउंड या प्रोडक्ट के अंदर कितने कार्बन एटम मौजूद हैं और उसकी वैल्यू क्या है, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आप लोगों का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, कि जो आप लोगों ने कंपाउंड सिंथेसाइज किया है वो प्योर फॉर्म में है या उसमें कुछ रिएक्टेंट स्पीशी की अमाउंट भी मौजूद है। इसके बारे में हमें NMR टेक्निक के ज़रिए पता चलता है। इसके बाद हम ऑप्टिकल रोटेशन से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव मीन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के ज़रिए आप लोग कंपाउंड को डिफरेंट फ्रेगमेंट में स्प्लिट करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, और उसके बाद उसका मैस के ये आइडेंटिफाई करते हो मैस के ज़रिए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटी हैं कि आप लोगों का कंपाउंड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और उसका मॉलिक्यूलर मैस क्या है। इसके बारे में आप लोगों के पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इसका मतलब है कि आप लोग जिस वक्त कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हो उसके बाद आप लोगों ने उसको प्योर करना होता है और उसके बाद आप लोगों ने जस्टिफाई करना होता है कि आप लोगों का कंपाउंड प्योर फॉर्म में हासिल हो चुका है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जिसमें हम वो कौन सी टेक्निक है जो आपने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट को हम वो कंपेयर करते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कि नहीं, और वो सॉल्वेंट को रन करवाते हैं। सॉल्वेंट को रन करवाते हैं, वो सॉल्वेंट को रन तो हम TLC के जरिए करते हैं ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है। कौन और सी मेल्टिंग टेक्निक? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसकी ओके। एब्रिविएशन जो है वो TLC होता है। और मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर से सिंपल आप लोग मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो तो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि उसमें आप लोगों ने रिएक्टेंट का मेल्टिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करना होता है और प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करना होता है। अगर दोनों सेम है तो जाहिर है उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम ही आप लोगों के पास हासिल होगा, और अगर उनका आप लोगों के पास दो डिफरेंट मटेरियल हैं तो आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट ही हासिल होगा। जी सफ़ायद रिस। एक्सक्यूज मी सर। जी सिद्रा। सर सफ़ा का मुझे मैसेज आया, उनके लाइट नहीं है तो वो इसलिए कह रही थी सर को बोल देना कि मेरी अटेंडेंस लगा दें। उसने आपको चैट में भी मैसेज किया है। सफ़ायद रिस। सर ये जान जेब की भी अटेंडेंस लगा देना। चलो मैं बाद में लगा दूंगा, जो भी उन्हीं के आते हैं उसे उनकी बाद में लगा देता हूँ। थैंक यू एक्सक्यूज सर। मी सर उमर तुफैल की भी अटेंडेंस लगा दें। बाद में लगा देता हूँ, अभी क्लास से हो जाने दो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो NMR में ये लिखा हुआ बैक्टीरियल वेरिएबल टेम्परेचर मल्टी न्यूक्लियर मल्टी डायमेंशनल, इसका बता दें थोड़ा सा।
इसमें ओरिएंटेशन का होता है कि आप लोगों को ये पता चल जाता है कि एटम्स जो हैं कार्बन के साथ किस तरह अटैच हैं। और ये भी होता है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर चेंज करते हो तो उस कंडीशन में एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। ये आप लोग नेक्स्ट में पढ़ोगे जिसमें आप लोग सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन जो है वो पढ़ते हो। उसके बाद गोच, स्टेगर्ड, एंटी स्टेगर्ड, ये इसकी कन्फर्मेशन होती है या कन्फिगरेशन होती है, जिसमें एटम का मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होता है, सिर्फ एटम की स्पेस के अंदर जियोमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बारे में भी आप लोगों को यहीं से इंफॉर्मेशन होती है NMR के ज़रिए कि आप लोगों की स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट क्या है, और उसकी डायमेंशन के बारे में भी उसी वक्त पता चलता है कि स्पेस के अंदर कौन सा एटम कहाँ पर है, दूसरा एटम कहाँ पर है, तीसरा एटम कहाँ पर है। क्योंकि ये बड़ी एडवांस टेक्निक है और एडवांस टेक्निक जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का वो टेक्निक है जिसके ज़रिए आप लोग कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करते हो। और इसमें जिस वक्त इनिशियली आप लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन में से सल्यूट के साथ कंबाइन होता है। और कंबाइन किस तरह होता है? ये इस तरह होता है कि जितना आप लोग टेम्परेचर लो करते जाओगे उसी रेशो के साथ सल्यूट के साथ मर्ज होना शुरू हो जाता है। और सल्यूट जो है वो सेम सल्यूट के साथ मर्ज होगा, डिफरेंट के साथ मर्ज नहीं होगा। जिस तरह ये आप लोगों के पास पिक्चर नज़र आ रही है, अब इसमें ये ट्राइगोनल शेप वाली अलग मटेरियल है और ये हेक्सागोनल वाली अलग स्पीशी है। अब जिस वक्त आप लोग इसका टेम्परेचर लो करते हो, तो इनिशियली आप लोगों का टेम्परेचर हाई है, उसके बाद आप लोगों ने इस टेम्परेचर को लो किया है। लो करने का मतलब है कि सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व कम होना शुरू हो जाएगा। अब सॉल्वेंट में डिजॉल्व कम होगा तो इसका मतलब है कि सल्यूट के साथ अटैच होगा, और सेम सल्यूट के साथ ही अटैच होगा। जिस तरह इनिशियली जो ये सल्यूट हैं हेक्सागोनल, उनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, कोई भी बेसिक यूनिट दूसरे के साथ अटैच नहीं है। लेकिन जिस वक्त आप लोग इसका टेम्परेचर लो करते हो, टेम्परेचर को कम करते हो, तो उस कंडीशन में ये सल्यूट जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली एक या दो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद आप लोग टेम्परेचर को लो करते हो तो उस कंडीशन में ये जो दो दो वाले या तीन तीन वाले बने हैं ये भी एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। और आप लोगों के पास इस तरह जो है बेसिक यूनिट एक तरतीब के साथ अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर मज़ीद आप लोग टेम्परेचर इसका लो करते हो, तो जितना टेम्परेचर आप लोग लो करते जाओगे उसी रेशियो के साथ बेसिक यूनिट सेम मटेरियल के जो बेसिक यूनिट हैं वो आपस में मर्ज होना शुरू हो जाएंगे, और लास्ट में आप लोगों के इस तरह प्रोडक्ट हासिल होगा जिसमें एक जैसी सेम स्पीशी वाली जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे में मर्ज होगी, और डिफरेंट जो होगी वो उससे अलहदा हासिल हो जाएगी। अब इनिशियली आप लोग यहाँ पर जिस वक्त चेक करते हो फर्स्ट पिक्चर में, तो उस कंडीशन में इसमें ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर ये वाली इम्प्योरिटी मौजूद है या नहीं है। लेकिन जिस वक्त आप लोगों के पास रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद प्रोडक्ट हासिल होता है तो उस कंडीशन में सेम प्रोडक्ट एक साइड पर मर्ज हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल हो जाती है, और जो इम्प्योरिटी है वो भी उसमें अलहदा हासिल हो जाती है, जिससे आप लोग आसानी से ये बता सकते हो कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो प्योर फॉर्म में है या उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। अगर इम्प्योरिटी है तो फिर आप लोग उसको क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए रिमूव करते हो, या सिंपली डाइफ्रैक्शन की बेस पर या डिफरेंट सॉल्वेंट में सल्यूबिलिटी की बेस पर उसको अलहदा कर लेते हो, इम्प्योरिटी को प्योर प्रोडक्ट से अलहदा कर लेते हो, और उसके बाद आप लोग कंपाउंड की कैरेक्टराइजेशन करवाते हो। और इसमें जितने
लो टेम्परेचर पर आप लोग सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवाते हो, जितना ज़्यादा टाइम देते हो सल्यूट के साथ मर्ज होने के लिए, उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कि आप लोगों के पास ज़्यादा प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल हो। और अगर आप लोग स्पीड के साथ सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवा देते हो कि आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है, उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है और हीटिंग के ज़रिए आप लोग सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवा देते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्रिस्टल जो है वो अच्छी फॉर्म में हासिल नहीं होती। लेकिन जितना आप लोग लो टेम्परेचर पर सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवाते हो, उतने ही क्रिस्टल जो है आप लोगों के पास अच्छी फॉर्म में, लॉन्ग साइज फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होती है, क्योंकि उस कंडीशन में उतना ही ज़्यादा टाइम बेसिक यूनिट को मिल जाता है कि वो आसानी के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो सकें। और जिस वक्त वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उस कंडीशन में ही आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट हासिल होगा और उसको फिर आप लोग फर्दर क्रिस्टलाइजेशन करवा लेते हो। अब आज का जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोग सोडियम थायोसल्फेट लेते हो और उसके अंदर सल्फर ऐड करते हो और उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हो। ऐड करने के बाद आप उसको हीट करते हो। हीट करने के बाद आप लोग उसको सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हो और डिजॉल्व करने के, क्योंकि आप लोगों ने इसका रिएक्शन करवाना होता है, सोडियम सल्फाइड को कन्वर्ट किया है सोडियम थायोसल्फेट के अंदर, उसके बाद ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल हुआ है। अब इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने सॉलिड या क्रिस्टलाइजेशन करनी है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी इसके अंदर सल्फर की भी मौजूद हो। अब सल्फर जो है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, तो इसको हम आसानी से फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम एथानॉल या मेथानॉल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसको कम्प्लीटली सोल्यूबल करते हैं बाय हीटिंग। हीटिंग के ज़रिए आप लोग उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो और उसके बाद उसको रख देते हो रूम टेम्परेचर पर या फ्रीज़र के अंदर, जिसके ज़रिए ये सोडियम सल्फेट जो हैं उसके बेसिक यूनिट एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे। मर्ज होने के बाद आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगा और उसके आप लोग क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का कलर ऑब्जर्व कर लेते हो कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट का कलर किस तरह का हासिल हुआ है। तो आप लोगों को ये भी पता है क्योंकि आप लोग सोडियम थायोसल्फेट को टाइट्रेशन के अंदर यूज़ करते रहे हो। पहले एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने किए हैं जिसमें आप लोगों के पास रिडॉक्स टाइट्रेशन जिस तरह था, जिसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें भी आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट यूज़ किया है और आप लोग उससे मैच कर लेते हो कि आप लोगों का कलर जो है वो जो प्योर फॉर्म में सोडियम थायोसल्फेट है उस जैसा कलर आया है या नहीं आया है। अगर उस जैसा कलर है तो आप लोग यहाँ पर लिख देते हो कि कलर जो है इसका और सोडियम थायोसल्फेट का सेम है, तो इससे इंडिकेशन होती है कि सोडियम थायोसल्फेट ही आप लोगों के पास हासिल हुआ है। और उसकी शेप किस तरह की क्रिस्टलाइन नेचर है या नहीं है वो आप लोग इसके साथ लिख देते हो। उसके बाद उसको चेक करते हो कि उस क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व करो और उसके अंदर एसिड ऐड करो। ऐड करने के बाद वो सोल्यूबल होता है या नहीं होता है। इसी तरह लास्ट टेस्ट जिसमें आप लोग इसका लेड एसीटेट के साथ टेस्ट करते हो कि इसके अंदर इसमें सोल्यूबल होता है या नहीं होता और इसके साथ इसमें कोई प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं या नहीं होते हैं। ये आप लोगों को कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए आप लोगों को ये इंडिकेशन होती है कि अगर आप लोगों के पास सोडियम थायोसल्फेट हासिल हुआ है तो उसका रिएक्शन इनके साथ होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट हासिल होने चाहिए। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट हासिल होंगे इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो सोडियम थायोसल्फेट ही बना है। अगर यहाँ पर आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट हासिल नहीं होते इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड जो है वो सोडियम थायोसल्फेट नहीं है, कोई और प्रोडक्ट हासिल हुआ है। और लास्ट में आप लोग कंफर्म कर देते हो कि आप लोगों को यही कंपाउंड बना है और इसका ये रिजल्ट आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है।
अब आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट एक्सपेरिमेंट था, अब आप लोगों के असाइनमेंट 2 हैं जो आप लोगों ने नेक्स्ट फ्राइडे तक जमा करवानी है। और वो असाइनमेंट पहली ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट 5 एक्सपेरिमेंट की समरी लिख कर सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवानी है। और इसी तरह सेकंड असाइनमेंट में आप लोगों ने लास्ट 5 एक्सपेरिमेंट की समरी लिख कर सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवानी है। आप लोगों के फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट लैब की वो ये हैं कि आप लोगों ने 5 एक्सपेरिमेंट की आज समरी लिखनी है और उसको आप लोगों ने सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवाना है और आप लोगों ने उसको LMS पर भी अपलोड करना है। और उसका टाइम जो है नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक है। जी नासिर। सर ये जो सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवानी है वर्ड पर लिखनी है या PDF बनाकर सेंड करनी है आपको? क्योंकि अगर वर्ड पे लिखी तो फिर आप लोगों का प्लेजरिज्म भी चेक होगा। प्लेजरिज्म से मतलब है कि आप लोगों को ये चेक होगा आप लोगों ने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। और अगर आप लोग हैंड रिटन कर लिख कर और उसके बाद उसको जमा करवाते हो तो वो तो फिर आप लोगों ने लिखी होती है। क्या करना चाहिए नासिर? सर PDF हैंड बना देते हैं। सर हैंड रिटन ले लें। सर हैंड रिटन ठीक है सर। ओके सर हैंड रिटन में सभी ने एक दूसरे की चीटिंग ही करनी है और क्या करना है? नहीं नो सर, सर, अगर आप नहीं मैच करें हमारे तो पास। आप दीजिएगा। चलें फिर सभी की असाइनमेंट जो है वो मैच होगी। ओके सर। आप लोगों ने 5 जी किंजा सर दोनों ऑप्शन कर दें, वर्ड वाला भी कर दें, रजिस्टर वाला भी कर दें। चलें, ये आप लोगों की चॉइस है, ओके थैंक यू सर। लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए, ये काउंट होगी क्योंकि आप लोगों ने सेम तो नहीं की है। ऑलराइट। और अगर किसी की सेम हुई तो इसका मतलब है कि वो दोनों असाइनमेंट के 0 नंबर होंगे। तो अगर 3 असाइनमेंट सेम हुई तो इनका मतलब है कि तीनों के 0 नंबर होंगे, असाइनमेंट को कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये आप लोगों ने नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक जमा करवानी है। तो अब वो स्टूडेंट जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो अटेंडेंस लगवा लें। अहमद जिया है, अहमद जिया, आमना बीबी, आमना जावेद, आयशा ताहिर, हमजा अली शान, हमजा जावेद, हसनत अब्बास, जुनैद अहमद रब्बानी, यस सर। कलसूम एजाज, माहम एजाज, मरियम जारिफ, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम, मुनीबा उस्मान, निदा नदीम, साद अमजद, सफ़ा इद्रीस। सर उसके माइक का कोई इशू है। जी उसके लगा दिए। जुनैरा जावेद, हाफिज मोहम्मद इबरार, प्रेजेंट सर। महानूर भट्ट, जोहा यासीन, झांजेब, प्रेजेंट सर। आयशा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। इनायतुल्लाह, यस सर। उमर हयात, प्रेजेंट सर। रिमशा सईद, प्रेजेंट।
किंजा खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर तुफैल, मोहम्मद उमर तुफैल, प्रेजेंट सर। ठीक है। उमर तुफैल आपकी अटेंडेंस हो गई है। जी किंजा, सर मेरी अटेंडेंस हुई है। जी किंजा आपकी अटेंडेंस हो गई है। ओके थैंक यू सर। जी मोस्ट वेलकम। सर एक क्वेश्चन था इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ना, कि ये जब हमने इसके जो क्रिस्टल्स बना लिए हैं, फिर उनको हमने HCl के साथ और फिर उसमें लेड एसीटेट के साथ क्यों ट्रीट किया उसको? हम असल में ये भी चेक करते हैं क्योंकि अब हम XRD या NMR या वो तो नहीं करवा सकते, क्योंकि अब NMR लम्स के पास है और लम्स जो है एक सैंपल का NMR प्रोटॉन और C13 करने का 16,000 रुपये लेता है। अब जाहिर है अब हम उसको तो नहीं करवा सकते क्योंकि ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है और हमें ये भी ज़रूरत है कि हमने कंफर्म करना है कि आप लोगों का प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। तो उसके लिए हम इसके टेस्ट करते हैं, जो सिर्फ ये आप लोगों का प्रोडक्ट है वही टेस्ट शो करेगा और रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करेगी। तो इसको हम कंफर्म करने के लिए इसका HCl के साथ और लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं और जिस वक्त इनका रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रिसिपिटेट हासिल होते हैं और अगर इनका रिएक्शन नहीं होता तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसमें कोई भी चेंजिंग हासिल नहीं होती है, जिससे इंडिकेशन होती है कि कंफर्म आप लोगों को यही प्रोडक्ट बना है या इससे कोई और चीज़ डिफरेंट तो नहीं बनी है। ओके सर। तो जिस तरह हम फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसी तरह कंपाउंड को भी टेस्ट के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई ये कंपाउंड बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई आप लोगों का प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। जी, इसके अलावा किसी का और तो क्वेश्चन नहीं है। सर जो आपने पीसी की असाइनमेंट दी थी क्लास थ्योरी वाली, वो आपने कब, उसकी लास्ट डेट कब है? ये तो मेरे ख्याल में मंडे की दी थी, मैंने अपलोड की हुई है LMS पर। ठीक है सर। मेरे ख्याल में दोनों सेक्शन की मंडे तक की दी थी। जी सर मैंने पूछना था, आपने पहले कहा था ना कि सल्फर को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो इनसॉल्युबल है, तो फिर मतलब वो फिल्ट्रेट हो जाएगा वहां से फिल्ट्रेशन के जरिए। फिर आपने कहा था कि डिसॉल्व करेंगे हम सोडियम थायोसल्फेट को एथेनॉल और मेथनॉल में, वो नहीं समझ लगा था ये वाला पॉइंट। मैंने कहा था कि हम पहले रिएक्शन करते हैं और रिएक्टेंट स्पीशी आप लोगों की ये है, एक ये है, ठीक है, दूसरी ये है, इन दोनों का मिक्स करते हो तो आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट हासिल होता है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट ना हुआ हो, इसमें कुछ अमाउंट जो है वो सल्फर की बाकी बच गई हो। अब ये तो हमें कंफर्म नहीं है कि कंप्लीट रिएक्शन भी हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास सल्फर इस सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल फॉर्म में हासिल होता है, यानी कि प्रिसिपिटेट फॉर्म में इसमें मौजूद रहता है। अब इसकी वो अमाउंट जिसने रिएक्शन नहीं किया है उसको हम रिमूव करने के लिए पहले इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करेंगे तो सल्फर जो है वो रिमूव हो जाएगी, बाकी ये आप लोगों के पास अमाउंट बचेगी। इसको आप लोग फर्दर रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो, क्योंकि हो सकता है इसके साथ आप लोगों के पास इसकी भी कुछ अमाउंट बाकी बच गई हो। तो इसको रिमूव करने के लिए या प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए हम इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद आप लोगों के पास प्योर फॉर्म में यही कंपाउंड हासिल होगा। या अगर उसमें इम्प्योरिटी है या इसकी अमाउंट भी मौजूद है तो वो भी आप लोगों को रिक्रिस्टलाइजेशन से पता चल जाती है कि ये सिंपल प्योर फॉर्म में है या इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मौजूद है।
और वो हमें रिक्रिस्टलाइजेशन से पता चलती है। सर उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन में हम हीटिंग ही करा रहे हैं ना, डिफरेंट टेम्परेचर वेरी हम करके। पहले डिफरेंट में नहीं, हम सिर्फ क्योंकि पहले हमने इसको मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद इसको हीट किया है। हीट इसलिए किया है ताकि इसका सल्फर का इसके साथ मैक्सिमम रिएक्शन हो सके और आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट मैक्सिमम फॉर्म में हासिल हो सके। उसके बाद हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर इसलिए करते हैं कि अगर इसमें ये अमाउंट इन अनरिएक्टेड फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम रिमूव करने के लिए फिल्टर कर लेते हैं। बाकी आप लोगों के पास क्या चीज़ बचती है, एक ये बचती है, इसके साथ ये अमाउंट बचेगी, क्योंकि सल्फर का तो आप लोगों ने इसमें फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव कर दिया है। अब इन दोनों में से चेक करने के लिए कि ये वाली अमाउंट इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, हम इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन में इसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं कम्प्लीटली पहले। उसके बाद इसको हीट करते हैं ताकि मैक्सिमम इसकी अमाउंट इसके अंदर सोल्यूबल हो जाए, सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम इसकी अमाउंट सोल्यूबल हो सके। उसके बाद फिर हम उसको कूल करते हैं और जितनी यानी कि स्लो कूलिंग करेंगे उसके साथ ही ये आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल होना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होना शुरू हो जाते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है, इसको आप लोग रख देते हैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जो है, जितना स्लो कूलिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा दिनों के बाद आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल होगा। तो उसको आप लोग फिर बाद में टेस्ट कर लेते हो कि वाकई यही बना है या इसके अलावा कोई और स्पीशी बनी है। सर जो सॉल्वेंट इसमें यूज करेंगे डिसॉल्व करने के लिए वो कौन सा होगा? आप लोग मेथनॉल भी यूज कर सकते हो, एथेनॉल भी यूज कर सकते हो। ओके सर जी। और सर ये जो पानी से आइस का बनना है ये भी तो क्रिस्टलाइजेशन ही है ना? तो वो तो सॉल्वेंट को ही आप लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ना, उसमें सल्यूट तो कोई नहीं है। तो सर ये जो आइस का बनना है उसको भी हम तो क्रिस्टल नहीं कहेंगे कि वो भी एक शेप्ड ऑर्डर के स्ट्रक्चर में पूरी आइस बनती है? हाँ क्रिस्टलाइन कह सकते हो, लेकिन ये कहोगे कि सॉल्वेंट को ही हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, उसमें सल्यूट नहीं होगा, यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में आप लोग उसको यूज नहीं करोगे। ओके सर। जी इसके अलावा सर तो ये कोई इसी का लास्ट लैब थी? जी 10 एक्सपेरिमेंट हैं, 10 आज आप लोगों का कंप्लीट हो चुके हैं। और सर हमारे फाइनल्स जो है वो यूनिवर्सिटी में होने हैं लैब्स के? अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ कि आप लोगों का फाइनल जो है वो कहाँ पर होंगे। ज़्यादा चांस तो यही है कि आप लोगों का फाइनल जो है वो लैब के अंदर ही होंगे। ओके। क्योंकि परफॉर्मेंस के नंबर होते हैं ना, परफॉर्मेंस करोगे तो फिर उसके नंबर होंगे, अदरवाइज तो उसके फिर नंबर किस तरह लेकिन करेंगे। सर हम लोगों ने तो वो एक्सपेरिमेंट किए तो नहीं ना लैब में, वो तो वैसे ही ऑनलाइन किए, तो फिर हम उसका पेपर लैब में कैसे देंगे? यूनिवर्सिटी ने तो आपसे कहा हुआ है, यूनिवर्सिटी ने लेकिन कभी सर आपको नहीं कहा है कि आप लेकिन लोग यूनिवर्सिटी में आकर यानी कि परफॉर्म ना करें। वो तो उन बच्चों के लिए ना जो लाहौर में रहते हैं, जो आउटसाइडर है वो तो नहीं आके ले सकते ना लैब, नहीं, एक लैब के यूनिवर्सिटी लिए ने तो। ये कहा है कि जिसको भी आप लोग आसानी कर सकते हो तो आप लोग यूनिवर्सिटी में आकर परफॉर्म कर सकते हो। अब ये तो डिपेंड करता है ना गवर्नमेंट आगे से क्या करती है, कि ये सख्ती करती है या नहीं करती है। अगर ये गवर्नमेंट जो है ओपन कर देती है यूनिवर्सिटी ज़ाहिर, फिर तो आप लोगों को लैब के अंदर ही आना पड़ेगा और उधर ही आप लोगों का फाइनल होगा। और अगर जो है गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन या इस तरह का सीन शुरू कर देती है, फिर ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का ऑनलाइन होगा फाइनल जो है। ओके सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो कंपाउंड हमने क्रिस्टलाइज उसको करना होता है, ऐसा क्यों है कि वो लेस सोल्युबल होना चाहिए सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे? तभी तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल होगा। अगर वो रूम टेम्परेचर पर भी सोल्यूबल होगा तो वो सॉल्वेंट से अलग किस तरह होगा। ओके सर, मतलब उसकी बॉन्डिंग फिर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना? जी सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, फिर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन उसकी ज़्यादा होगी। इसके अलावा तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने बाद में ज्वाइन किया हो जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई।
एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये रिक्रिस्टलाइजेशन की हुई है सोडियम थायोसल्फेट की, और आप लोगों के पास प्रोडक्ट किस तरह हासिल होता है। जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, इतनी स्पीड के साथ क्रिस्टलाइजेशन प्रोडक्ट हासिल नहीं होता है। ये उसने काफ़ी टाइम के बाद यानी कि बनाया हुआ है और उस कंडीशन में उसको स्पीड के साथ प्रोसीड किया हुआ है। इस तरह आप लोगों के पास नीडल लाइक प्रोडक्ट हासिल होती हैं सोडियम थायोसल्फेट की, जिस वक्त आप लोग उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो। डिजॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह के प्रोडक्ट हासिल होता है। और ये देखें, इसकी क्रिस्टलाइन नीडल लाइक जो है प्रोडक्ट है, और उसके यानी कि लॉन्ग साइज शेप है। इस तरह का आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो सोडियम थायोसल्फेट का हासिल होता है। इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। सर जी सर, वो असाइनमेंट का एक बार दोबारा बता दीजिएगा कि वो समरी लिखनी है और नेक्स्ट फ्राइडे उसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट फ्राइडे लास्ट डेट है। आप लोगों ने पहले 5 एक्सपेरिमेंट की समरी लिखनी है फर्स्ट असाइनमेंट में, और फिर लास्ट 5 एक्सपेरिमेंट की समरी लिखनी है सेकंड असाइनमेंट में, और ये दोनों ही आप लोगों ने नेक्स्ट फ्राइडे तक जमा करवानी है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। जी राफिया। सर मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 से पूछना था क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ कॉपर आयंस का। सर इसमें था कि स्टार्ट जो है वो फ्रेश सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वो स्टार्ट जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए? आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का किसका फ्रेश सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं? स्टार्च। स्टार्च असल में ये होता है कि स्टार्च जो है उसकी यानी कम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, और इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रिएक्टिविटी जो है या इंडिकेटर की एक्टिंग की जो पावर है वो लो होना शुरू हो जाती है जितना टाइम आप लोग ज़्यादा गुजारते हो। जिस तरह आप लोग कहते हैं इन्वायरमेंट में रख देते हो तो उस कंडीशन में खुद ब खुद उसका रिएक्शन इन्वायरमेंट के साथ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह स्टार्च का भी यही सीन है। अगर आप लोग उसको पहले बना कर रख देते हो तो वो इन्वायरमेंट से में, क्योंकि आप लोगों के पास डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, उनके साथ वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है, और जिस वक्त रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में स्टार्च की एबिलिटी जो इनिशियल में होती है वो चेंज हो जाती है। इसी वजह से जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको फ्रेश प्रिपेयर करते हैं, पहले से प्रिपेयर को यूज़ नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी एक्टिविटी ही शो नहीं होती है। ओके सर। और सर ये पूछना था मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 8 से ग्रेविमेट्रिक निकल मेटल की, जिसमें डिटर्मिनेशन करते हैं कि उसमें हम HCl क्यों ऐड करते हैं निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में? निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में लास्ट में सर इसमें मतलब यही है कि HCl क्यों ऐड करते हैं निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट नंबर 8। यस सर, ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल मेटल। क्योंकि आप लोगों के पास इसका साल्ट भी है ना इसके साथ, यानी कि एनाइन भी मौजूद है। एक मिनट, आप लोग इसके अंदर निकल सल्फेट यूज़ करते हो। इस कंडीशन में आप लोगों के पास निकल आयन जो बनता है इसके साथ सल्फेट आयन भी बनता है। अब इस सल्फेट आयन को, क्योंकि सल्फेट ने निकल आयन के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देनी है, अब इसका किसी न किसी के साथ रिएक्शन तो करवाना है ताकि इसकी जो सल्फेट आयन है वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके।
इस वजह से फिर हम इसमें HCl स्लाइटली अमाउंट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन जो है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं सल्फेट आयन को। और क्लोराइड आयन की स्टेबिलिटी सल्फेट आयन के निस्बत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन जो है वो निकल के साथ इस तरह रिएक्शन नहीं कर सकते, ना ही इतनी ज़्यादा इंट्रैक्शन कर सकते हैं जितनी इंट्रैक्शन सल्फेट आयन की निकल के साथ होती है। तो हम इसकी इंट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, सल्फेट आयन की इंट्रैक्शन को निकल के साथ से ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर HCl की अमाउंट कुछ ऐड करते हैं, ताकि सल्फेट आयन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो निकल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और क्लोराइड आयन और निकल आयन जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उस वजह से निकल आयन जो है आसानी के साथ आप लोगों का जो लिगेंड है उसके साथ कम्प्लेक्सेशन शो कर सकता है। इस वजह से इसके अंदर हम स्लाइटली अमाउंट जो है वो HCl की ऐड करते हैं। ओके सर। सर मैंने कोई एप्लीकेशन अगर आप बता दें निकल आयंस की एस्टिमेशन की, मैंने सर्च तो की थी, मुझे मिली नहीं। निकल आयन की एस्टिमेशन की इसका आप लोग सिंपल इसके जरिए कर सकते हो, ये आप लोग करते हो नहीं इनऑर्गेनिक में मेटल आयन की डिटेक्शन के लिए, जिसमें आप लोग क्रोमेटोग्राफिक के जरिए इसके कलर की इंडिकेशन करते हो, उसके जरिए आप लोगों को पता चल जाता है, जिसमें आप लोग डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट आयन को राइज करवाते हो, उसके बाद आप लोग स्प्रे करवाते हो, जिसकी वजह से इन आयन्स का जो है वो कलर शो हो जाता है, और उससे इंडिकेशन होती है कि कौन सा आयन आप लोगों के पास सॉल्वेंट के अंदर उसके RF वैल्यू या राइजिंग पावर कितनी है, उसके जरिए आयन की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो।